हाँ गायत्री, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, नहीं सॉरी, बायोलॉजिकल कंट्रोल, माइक्रोब्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस अपनी क्लास में अपन लोगों ने माइक्रोब एज बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन कौन से लिए थे बेटा? तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है वो उसको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? अगर वो बायोलॉजिकल मेथड यूज कर रहा है फॉर द पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, तो पहले उसको पता होना चाहिए द लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट। सेकेंड चीज उसको पता होना चाहिए द प्रीडेटर एंड द पैथोजन ऑफ द पेस्ट, यानी उस पेस्ट पर कौन तो अटैक करता है और कौन उस पेस्ट को के ऊपर डिजीज कॉज कर सकता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह उसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या है और कब वो एग ले कर रहा है, कब वो इमर्ज होगा, वो सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द ऑर्गेनिक फार्मर डज नॉट वांट टू इरेडिकेट द पेस्ट बट इट वांट टू कीप द पेस्ट एट मैनेजेबल लेवल। ये यहां तक हमने किया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि बायो पेस्टिसाइड की तरह किसे यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था कि लेडी बर्ड बीटल, ये लेडी बर्ड बीटल कोई बर्ड नहीं है, एक बीटल है, छोटा सा इंसेक्ट होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग रहती है। तो लेडी बर्ड बीटल फीड ऑन एफिड्स, वो एफिड पर फीड करती है। और ड्रैगन फ्लाई फीड्स ऑन मॉस्किटो, मॉस्किटोज पर फीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने जो लिया था बेटा, वो लिया था बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस। इसको तो आप श्री श्री 108 लिख लो बेटा। बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर हालत में क्वेश्चन आता है, चाहे तो नीट में देख लेना चाहे इसमें देख लेना, क्योंकि ये दो जगह मेंशन है, बायोटेक्नोलॉजी में भी मेंशन है और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी मेंशन है। तो जब दो जगह मेंशन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस आप लोगों को पता ही है बेटा, ये एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पे जब माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको बीटी कॉटन की तरह यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इसके स्पोर्स को यूज कर रहे थे। स्पोर्स को किसमें मिक्स करा बेटा? मिक्स इन वाटर, वाटर में मिक्स करा, स्प्रिंकल ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर स्प्रिंकल करा, लार्वा और कैटरपिलर फीड ऑन देम, फीड करा, क्राई प्रोटीन गेट एक्टिवेटेड। ये आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट की गट में पहुंचता है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, गट में एल्केलाइन मीडियम होने की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और क्या कर देता है बेटा? परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब छेद इन गट, गट में इतने छेद कर देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे वो, और फिर वो मर जाता है। तो ये चीज आ जाती है बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये केवल टारगेट इंसेक्ट पर काम करता है।
इन सारे बायोपेस्टिसाइड्स का इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है कि दे ऑल एक्ट ऑन टारगेट इंसेक्ट, दे डू नॉट किल इनडिस्क्रिमिनेट। ये वर्ड आपको दिमाग में रख लेना है, बायोपेस्टिसाइड डू नॉट किल इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब कि जो भी सामने आया उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किल नहीं करती। जबकि केमिकल पेस्टिसाइड आप छिड़को, केमिकल पेस्टिसाइड यूजफुल इंसेक्ट को भी किल करेगी, हार्मफुल इंसेक्ट को भी किल करेगी, लेकिन बायोपेस्टिसाइड केवल उन्हीं इंसेक्ट को किल करेगी जिनके लिए हमने उन्हें अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप या फिर पैरासिटिक एंड होस्ट रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। ये बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस एक तरह से कहा जाए तो ये पैरासाइट का काम करेगा बेटा इंसेक्ट्स पर, ठीक है। कौन सी फैमिली के इंसेक्ट पर ये एक्ट करता है वो हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब उसके अंदर स्पेसिफिकली आएगा। अभी हम लोग ये टारगेट इंसेक्ट पर एक्ट करता है। ये हो गया बेटा बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस का। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने एक आपको बताया था कि एक फंगस होती है और वो फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। वो फंगस कौन सी है बेटा? ट्राइकोडर्मा। और ये ट्राइकोडर्मा फंगस क्या कॉज करता है बेटा? इट कॉजेस डिजीज, ये डिजीज कॉज करती है, ठीक है। किसके अंदर डिजीज कॉज करती है बेटा? ये डिजीज कॉज कर देती है पैथोजन पर, यानी जो प्लांट पर अटैक करते हैं ना उनके ऊपर डिजीज कॉज कर रही है। यानी हम ये कह दें कि चोर के घर में जाके चोरी करके आ रही है ये, तो पैथोजन को के पैथोजन पे ये डिजीज कॉज करके पैथोजन को किल करती है। तो सिंपली हम कहें कि ये ट्राइकोडर्मा फंगस, बच्चे ध्यान से सुनना अब मैं जो बोलने जा रही हूँ। ट्राइकोडर्मा फंगस जो है ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को फ्रॉम रूट बोर्न पैथोजन। मैंने वर्ड यहाँ पे यूज करा है रूट बोर्न पैथोजन, BORNE, बोर्न। बोर्न यहाँ पे बियर का पास्ट पार्टिसिपल है ना। तो रूट के अंदर यानी जो पैथोजन प्लांट की रूट से अटैक करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट की रूट में अटैक करते हैं जिससे प्लांट मर जाता है, ये उन पैथोजन पर अटैक करती है। तो ये सिंपली याद रखना कि ट्राइकोडर्मा किस पर अटैक करती है बेटा? रूट बोर्न पैथोजन पर अटैक करती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा इज अ एसेंशियल, क्या है बेटा? इट इज एन एसेंशियल कि भाई रूट इकोसिस्टम में काम कर रही है। किस में काम कर रही है? ये रूट इकोसिस्टम में काम कर रही है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या कह सकती हूँ कि ये किसका पार्ट हो सकता है? ये पार्ट हो सकता है माइकोराइजा का। कुछ याद आया माइकोराइजा? मैंने 11th क्लास से गाती आ रही हूँ कि माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में भी एसोसिएशन है 12th फंगस और हाँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। वेरी गुड। वेरी गुड। द एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द हायर प्लांट्स, उसमें जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आ जाते हैं, लेकिन मेनली जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे ही एंजियोस्पर्म भी। तो ये माइकोराइजा का पार्ट होता है जो रूट बोर्न पैथोजन पर डिजीज करता है फ्रॉम रूट बोर्न पैथोजन, यानी डिजीज कॉजिंग पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेज पे जितना भी मैंने लिखा है बेटा, इसमें से 110% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये चीज आप ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है। ये अभी तक चार लिखे मैंने, लेडी बर्ड बीटल, ड्रैगन फ्लाई, बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस और ट्राइकोडर्मा। अब एक और मेरा रह रहा है, वो पांचों मिला के एक क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। 110% आएगा। याद करने की कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है। तो
तो आप लोग इसको अभी ही याद कर लेना सारे को। लास्ट जो मैं बताने जा रही हूँ बेटा, वो बताने जा रही हूँ बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस जो है वो एक तरह के पैथोजन है, सिंपली याद रखना। इस बैक्यूलोवायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस which belongs to nucleopolyhedrovirus। ये नाम आपको याद रखना है कि जो बैक्यूलोवायरस है वो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस को बिलोंग करता है। यानी यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस नाम, पॉलीहेड्रोवायरस जो है, ये तो जीनस का नाम है, ये तो जीनस का नाम है, और उस जीनस का ये मेंबर है बैक्यूलोवायरस। जैसे अपन कह देते हैं ना भाई जीनस कौन सी, अगर हम सिंपली वर्ड यूज करें पैंथरा, पैंथरा जीनस हो गया। अब पैंथरा का लियो भी होता है, पैंथरा का टाइग्रिस भी होता है, पैंथरा का पैराडिस भी होता है, तो पैंथरा क्या वर्ड हुआ बेटा, जीनस। तो ऐसे ही न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस क्या है, जीनस है, जिसकी स्पीशीज क्या है बेटा, बैक्यूलोवायरस। तो ये जो बैक्यूलोवायरस विच बिलोंग टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, तो दीज बैक्यूलोवायरस, मैं यहाँ पे कई बच्चे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बोल देते, नहीं, बैक्यूलोवायरस आर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम। मैंने बेटा कलर पेन ही इसलिए मंगाए हैं जिससे कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन हो और इजीली दिमाग में एंटर कर जाए। स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं ये बैक्यूलोवायरस, और नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट पर ही अटैक करते हैं, केवल उसी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट पर अटैक करते हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम यानी केवल उसे किल करेंगे, उससे मिलते जुलते किसी भी दूसरी स्पीशीज को किल नहीं करेंगे। तो इसलिए दिस इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मर्स, इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों और कहाँ यूज किया जाता है इनको, क्योंकि ये बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम है। तो कहाँ यूज करा जाएगा इनको, यूज करा जाएगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ रखा है, आप लोगों को अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है बेटा, एंडेमिक स्पीशीज इज द स्पीशीज विच लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, यानी उस एरिया के अलावा वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, है ना। नेचुरल फॉर्म में वो जैसे पांडा है, वो एंडेमिक स्पीशीज है, वो केवल आपको चाइना में ही मिलेगा। ऐसे बहुत सारी इंसेक्ट्स की भी स्पीशीज होती है जो एंडेमिक होती हैं उसी पर्टिकुलर एरिया में। तो अगर वहां पे कोई किसान है और उसको अपने पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारना, लेकिन उस पर्टिकुलर एंडेमिक स्पीशीज को नहीं किल करना है, तो उसको किसका यूज करना चाहिए, बैक्यूलोवायरस का, क्योंकि वो केवल पैथोजन के ऊपर, यानी वो केवल पेस्ट पर अटैक करेगा, इन एंडेमिक स्पीशीज पर अटैक नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ द बैक्यूलोवायरस which belongs to the genus nucleopolyhedrovirus are species specific and narrow spectrum virus which can kill or which has a target only on particular insect. So they are used as a pesticide in the ecological sensitive region
इसलिए इन्हें पेस्टिसाइड की तरह यूज करा जाता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन के अंदर, जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज हैं और उन्हें हमें डिस्ट्रॉय या उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना है। तो इसको बेटा आईपीएम, आईपीएम का कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। उसमें बायो कंट्रोल भी होता है, ठीक है, उसमें अदर मेथड्स भी होते हैं, जैसे वो थाली बजा के टिड्डी को उड़ाना है, वो भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है बेटा। शोर करके जो टिड्डी को उड़ाया जाता है वो भी इसमें आ जाता है। मैनुअली अगर कोई इंसेक्ट जो बहुत ज्यादा नंबर में आ गए और एग ले कर दिए, तो उनको एग्स को मतलब खेत को वापस से प्लो करके और उसमें एग्स को डिस्ट्रॉय करना भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। आपने यूजुअली देखा होगा जब भी किसान खेत जोतता है, प्लोइंग करता है, तो सफेद रंग के पक्षी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, है ना। ट्रैक्टर जहां से बो के गया, पीछे वो सफेद पक्षी आ जाते हैं। वो बर्ड्स क्या करते हैं बेटा, वो बर्ड्स उन इंसेक्ट्स के या उन इंसेक्ट ही बोलूंगी, उनके लार्वा या जो एग जो जमीन के अंदर दे दिया है, तो प्लोइंग करने से वो ऊपर आ जाते हैं, तो वो उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए वहां आ जाते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है, यानी कि हमने इकोसिस्टम को अच्छा करा है ना। अगर हम वहां पे पेस्टिसाइड छिड़की हुई हो तो बेचारे वो बर्ड भी मर जाएंगे बेटा पेस्टिसाइड से। तो बेटर है हमने प्लो कर दिया, प्लो करने के बाद उन बर्ड्स को उड़ाया नहीं, वो वहां पे इंसेक्ट खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उस पेस्ट का नंबर लो हो जाएगा, मैनेजेबल लेवल पर हो जाएगा। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि बैक्यूलोवायरस किसको बिलोंग करता है। कई बार तो सिंपली यही एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आप कहोगे इट बिलोंग्स टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। दूसरा आ जाए कि व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस आएगा इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम। कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे इट इज यूज एज अ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज इट कैन बी यूज इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन ऑल्सो, बिकॉज इट डज नॉट kill the other insect, it only kill the target insect। ये केवल टारगेट इंसेक्ट पर किल करता है। तो ये हमारे हो गए बेटा बायोपेस्टिसाइड। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे और इस टॉपिक के बाद अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। अभी तक हमने करा माइक्रोब्स एज पेस्टिसाइड, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। तो हाउ वी कैन यूज इट एज अ बायोफर्टिलाइजर। तो सबसे पहली चीज है बेटा कि हम बायोफर्टिलाइजर क्यों यूज करें। तो आपको पता है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ है, जब पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसकी वजह से किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट एनहांस हुई। अब फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट एनहांस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे, है ना। क्योंकि मैन्योर जो है वो यील्ड को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन फर्टिलाइजर यील्ड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजर थे, केमिकल फर्टिलाइजर, दे स्टार्ट कॉजिंग सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। ये क्या कॉज करने लगे बेटा, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन कॉज करने लगे। अब सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन ना हो उसके लिए हम लोग स्विच ओवर होने लगे किस पर बेटा, बायो फर्टिलाइजर्स। तो हम बायो फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करते हैं, टू प्रोटेक्ट और टू प्रिवेंट द सॉइल पॉल्यूशन एंड द वाटर पॉल्यूशन, that is which is the harmful effect of using the chemical fertilizer। जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करके टू जो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं उसको बचाने के लिए हम लोग
बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो यूजुअली ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी यूज बायो फर्टिलाइजर। अब आता है कि बायो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन सा, तो अपन को सिंपली नाम याद रखना है। सबसे पहला बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8th 7th क्लास से, राइजोबियम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है बेटा? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। किसके साथ रहता है? प्रेजेंट्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ कौन सा प्लांट? लेग्यूम प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम रूट नोड्यूल में रहता है एंड इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट को भी प्रोवाइड करता है और बाकी बची हुई सॉइल को भी एनरिच करता है। यानी सॉइल में भी नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन करके जितनी प्लांट को जरूरत होती है प्लांट को जरूरत हो गई, बाकी का जब, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो एनुअल प्लांट है, मतलब एक सीजन के बाद फ्रूट देने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जैसे कीकर, आपने कभी सोचा है कि खेत में अगर कीकर उगी हुई होती है तो कोई काटता नहीं है बेटा देसी कीकर को। आप देखो हरियाणा में किसी भी खेत में बहुत रेयर होगा कि वो कीकर को जड़ से उखड़वा दे, कोई अगर बहुत ही तकलीफ दे रही है तो। अदरवाइज खेत में कीकर है, रहने देते हैं वो लोग। क्या रीजन है उस कीकर के रहने का? ऐसा कि कीकर में क्या फायदा आ जाता है उनको कि भाई हर साल सर्दियों से पहले लकड़ी ले आएंगे हम? नहीं, कीकर जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट है बेटा, और उसके अंदर उसकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। आप ये सोचो कि हमारे फोरफादर्स जिनको साइंस की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनको ये पता था कि कीकर अगर खेत में उग गई है तो वो खेत के इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो कीकर लगाते थे। फिर हमारे पेरेंट्स से पूछा जाए कि कीकर क्यों लगाते हैं, या मेरे से पहले पूछा जाता, जब मैं छोटी थी मैंने अपनी माँ से पूछा था, दादी से, कि कीकर क्यों है माँ अपने खेत में? तो बोले इससे अपन को ये आइडिया रहता है कि ये इधर से इधर तक का हमारा खेत है, इसलिए कीकर का फायदा है, हम ये बता देते हैं वो वाली कीकर है। मैंने कहा कितनी सारी कीकर है कि भाई किस हर एक के खेत में कीकर है? तो वो चीज आ जाती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल राइजोबियम का आ जाता है बेटा। उसके बाद में ये तो था सिम्बायोटिक। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल आता है वो आते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में हम लोग किस किस को इंक्लूड करते हैं बेटा? फ्री लिविंग बैक्टीरिया में हम लोग इंक्लूड करते हैं एजोस्पाइरलम एंड एजेटोबैक्टर। एजोस्पाइरलम एंड एजेटोबैक्टर, ये भी बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये भी क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। लेकिन ये कैसे हैं बेटा? फ्री लिविंग। ये है फ्री लिविंग। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल ले तो एनाबीना, नॉस्टॉक, है ना, ये आ जाते हैं। ऑसिलेटेरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल लेती हूँ, एनाबीना, नॉस्टॉक इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी था, अगर याद हो। इस तरह का डायग्राम था बेटा, और एक पोर्शन थोड़ा सा थिक था। याद आया कुछ? चारों तरफ Yes, ma'am. आर के बैक्टीरिया में था ना? राइट राइट राइट। इसको कहा जाता है हेट्रोसिस्ट, है ना। और ये वाला हिस्सा, ये पूरा नॉस्टॉक है, लेकिन नॉस्टॉक का केवल ये वाला हिस्सा
नाइट्रोजन फिक्स करेगा, केवल जहां हेटेरोसिस्ट है वो ही नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, तो यही नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। तीसरा हो जाता है बेटा एग्जांपल, इसमें अगर हम लोग लेते हैं तो वन इज द एनाबीना नॉस्टॉक एंड थर्ड इज द ऑसिलेटेरिया। तो नेक्स्ट इज द ऑसिलेटेरिया, तो ऑसिलेटेरिया हो गया OSCI, OSCI LLITAR। तो ऑसिलेटेरिया, नॉस्टॉक और एनाबीना, दीज आर द साइनोबैक्टीरिया। फ्री लिविंग है बेटा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। यूजुअली इनको कहाँ स्प्रिंकल किया जाता है? इनको स्प्रिंकल किया जाता है क्योंकि ये पानी में रहते हैं, तो हम वैसे नॉर्मल खेत में नहीं स्प्रिंकल, कि पैडी फील्ड में, पैडी मतलब कि यहाँ पे राइस, चावल के खेत को पैडी फील्ड कहा जाता है, तो वहां पे दे फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड द नाइट्रोजन टू फिक्स नाइट्रोजन टू द राइस प्लांट। तो ये तो होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, और ये टॉपिक मैं अलग से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा डेफिनेशन सबको पता है, द क्लोज एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ। फिजिक्स की क्लास 8 बजे। हाँ बस बेटा ये करवा देते 2 मिनट। हायर प्लांट्स, इस माइकोराइजा का आपको सबको पता है, मैं सिर्फ ये बता देती हूँ इसका एडवांटेज क्या है। पहली चीज, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल। ऐसा करो आप लोग सब चले जाओ, ये गर्विता रिकॉर्डिंग कर रही है, जाना चाहो तो वो रिकॉर्डिंग में भेजूंगी बेटा, उसको देख लेना लास्ट के कुछ मिनट्स को, अगर मतलब सर डांटते हैं तो पहला हो गया बेटा एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सेकेंड थिंग, इट प्रोटेक्ट द प्लांट। प्लांट को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करता है? पहली चीज, फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन, यानी वो पैथोजन जो उसकी रूट पर अटैक करते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है माइकोराइजा। अभी अपन ने पढ़ा था ना बेटा, जिसके अंदर मैंने कहा था कि बेटा ये अपन माइकोराइजा के अंदर लेके आएंगे। तीसरा सेकंड चीज, इट मेक द इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बेटा? सेलाइनिटी, यानी अगर सॉल्टी सॉइल है तो भी प्लांट सरवाइव कर पाएगा अगर माइकोराइजा के साथ अटैच है। रेजिस्टेंट अगेंस्ट ड्राउट, अगर सूखा पड़ गया है तो उसके अगेंस्ट भी उसको अलाउ करेगा, प्लांट को सरवाइव करने के लिए इनेबल करेगा अगर माइकोराइजा के साथ है तो। और साथ में बेटा reduces the dependency on fertilizer, फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये रूट बॉर्न पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है बेटा, उसके अलावा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द सेलाइनिटी एज वेल एज अगेंस्ट द ड्राउट, ठीक है, और डिपेंडेंसी ऑन द फर्टिलाइजर रिड्यूस कर देता है, और ओवरऑल ग्रोथ इंक्रीज करता है प्लांट की। तो ये हमारा चैप्टर बेटा हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट, सो नाउ यू कैन गो। थैंक यू।